हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये कोर्स महत्वपूर्ण है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ा है, जो कि आपके मेंस एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, स्टेट जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इसे पढ़कर टैकल कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम्स के लिए भी आपको इसे मटेरियल मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, उन्हें आप देख लीजिए करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका आता है हमारे किसी भी कोर्स के संबंध में तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Prime Minister Narendra Modi inaugurated New Pamban Bridge, India's first vertical lift sea bridge in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में न्यू पंबन ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज, इसको इनोग्रेट किया है तमिलनाडु में। साथ ही रामेश्वरम टू तंबरम, यानी जो चेन्नई में है, ये नई ट्रेन सर्विस भी इन्होंने हरी झंडी दिखाई है रामनवमी के अवसर पर। जो ये न्यू पंबन ब्रिज है ये रामेश्वरम को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। 550 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस ब्रिज को बनाने में लगा है। 2.08 किलोमीटर्स का है, 99 स्पैन्स और 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इसमें। और ये जो लिफ्ट है यानी कि खुल सकता है 17 मीटर तक, और अगर कोई लार्ज शिप जाना चाहे तो 20 से गुजर सकती है और फिर दोबारा ब्रिज बंद हो जाता है तो दोबारा से ट्रेन ऑपरेशन चल सकता है। ओरिजिनल पंबन ब्रिज जो था वो ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा 1914 में बनाया गया था। वो भी रामेश्वरम को मेनलैंड से कनेक्ट करता था। रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि नवरत्न पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत, उन्होंने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द श्रीलंका मित्र विभूषण? श्रीलंका मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है, जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो किसी फॉरेन डिग्नेटरी को दिया जाता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का 22वां इंटरनेशनल ऑनर है। श्रीलंका मित्र विभूषण ये हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है जिसके साथ श्रीलंका के कोर्डियल रिलेशंस हो। 2008 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी तब के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे के द्वारा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंका में जो 1996 वर्ल्ड कप विनिंग श्रीलंकन क्रिकेट टीम है उनसे भी इंटरेक्ट किया। भारत और श्रीलंका ने 7 MOU साइन किए हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन, पावर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिजिटाइजेशन, मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस टू ईस्टर्न प्रोविंस, हेल्थ एंड मेडिसिन और फार्माकोपिया, ये सभी शामिल रहे। Who has been appointed as the new chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)? पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शिवा सुब्रमण्यम रमन। गवर्नमेंट ने डिप्टी कैग शिवा सुब्रमण्यम रमन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, PFRDA का, 5 साल के पीरियड के लिए या फिर 65 साल की एज तक। किसे रिप्लेस करना है इस पोजीशन पर? दीपक मोहंती को, जिनका कार्यकाल मई 2025 में एंड हो जाएगा। जो ये शिव सुब्रमण्यम रमन है ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के भी 2021-2024 के बीच में, और सिडबी से पहले ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के MD एंड CEO भी रह चुके हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने रणदीप सिंह जगपाल और संजय पांडे को क्रमशः मेंबर्स लॉ एंड मेंबर
फाइनेंस अपॉइंट किया है PFRDA का। जो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन होते हैं और उनको असिस्ट किया जाता है 3 होल टाइम मेंबर्स के द्वारा। तो 2 तो ये अपॉइंट हुए हैं और इनके अलावा तीसरी जो है ममता शंकर है। Who has been given additional charge as the chairperson of the National Financial Regulatory Authority NFRA? राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है रवनीत कौर। गवर्नमेंट ने रवनीत कौर जो कि चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया है नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर 3 महीने के लिए। ये जो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन की पोजीशन खाली है क्योंकि जो 3 साल का टर्म था इसके चीफ अजय भूषण पांडे का, वो समाप्त हो चुका है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक ऑडिटिंग और अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी है भारत की, जो भी ऑडिटिंग प्रोफेशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ओवरसी करती है और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। Who has been appointed as the new president of the Federation of Indian Export Organizations FIEO? भारतीय निर्यात संगठन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है SC राल्हन। एक्सपोर्टर्स बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्म किया है कि SC राल्हन इनके नए प्रेसिडेंट हैं और अश्विनी कुमार को ये रिप्लेस कर रहे हैं। रविकांत कपूर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। FIO की बात करें, अपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सेटअप किया गया था 1965 में। Who has been appointed as the new president of the Asian Cricket Council ACC? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और इस पोजीशन पर ये समी सिल्वा से टेक ओवर करेंगे। समी सिल्वा प्रेसिडेंट रहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के और 3 महीने के लिए इस पोजीशन पर थे। इससे पहले इंडिया के जे शाह थे, वो ICC के चेयरमैन हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी ताकि एशिया में क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। Who has claimed the title of the world's richest person according to Forbes World Billionaires List 2025? फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है एलन मस्क। टॉप 10 आप देख सकते हैं, ये फोर्ब्स की लिस्ट है। देखिए एलन मस्क जिनकी एस्टिमेटेड वर्थ है 342 बिलियन $, नेटवर्थ है इनकी। तो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2025 में। और इससे पहले पहली पोजीशन पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हुआ करते थे, जो कि 5th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। मेटा के मार्क जुकरबर्ग 216 बिलियन $, की नेट वर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं और अमेजॉन के जेफ बेजोस ये 30 नंबर पर हैं और एप्पल के लैरी एलिसन ये 4थे नंबर पर हैं। 3028 बिलियनियर्स हैं ग्लोबली, उनमें से 406 महिलाएं यानी कि 13.4% ऑफ टोटल। और 2024 में 369 ही थी, अब 406 हैं यानी कि 13.3% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन ये रिचेस्ट विमेन है पूरे वर्ल्ड में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिलियनर्स सबसे ज़्यादा हैं 902, उसके बाद फिर चाइना आता है इंक्लूडिंग हांगकांग 516, फिर भारत आता है तीसरे नंबर पर 205 के साथ। 3028 पीपल में जैसे मैंने बताया कि फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में अपना नाम बना पाए हैं और इनकी सबकी जो संपत्ति है 16.1 ट्रिलियन $, की है। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इनकी रैंक गिरी है ग्लोबली, 18वें पोजीशन पर है, नेटवर्थ 92.5 बिलियन $, है। इनके बाद फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन आते हैं गौतम अडानी, 28वें नंबर पर, इनकी नेटवर्थ 56.3 बिलियन $, है। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन और 6th रिचेस्ट वुमेन ग्लोबली सावित्री जिंदल एंड फैमिली, ये 56th पोजीशन पर है ग्लोबली, इनकी नेटवर्थ 35.5 बिलियन $, है। विच कंट्री विल होस्ट द 2031 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप? कौन सा देश 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2031 का वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप US से होस्ट करेगा। 2035 का वीमेंस वर्ल्ड कप ये यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगा, ऐसा फीफा ने अनाउंस किया है। जो नेक्स्ट वीमेंस वर्ल्ड कप है ये ब्राज़ील में होगा 2027 में और अंतिम बार है जब 32 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये 48 टीम में एक्सपेंड हो जाएगा। 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स 2028 के और ओलंपिक विंटर गेम्स 2034 के सभी यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले हैं। 2026 का फीफा तो कनाडा और मेक्सिको के साथ मिलकर होस्ट करेगा US।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक फॉर बिजनेस कस्टमर्स? फेडरल बैंक द्वारा व्यावसायिक ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए एक क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है फेड स्टार बीज। फेडरल बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने फेड स्टार बीज लॉन्च किया जो कि क्रेडिट कार्ड है, खासकर की जो बिजनेस कस्टमर है उनके लिए बनाया गया है। एनपीसीआई और वीज़ा के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है। जो भी एसएमई कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग अलग फीचर इसमें प्रोवाइड करेगा। द नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है NCAER। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इस फोरम को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, और ये जो फोरम है, ये जो पोर्टल है, इसमें ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा। जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स कई तरह के डेटा जिसमें प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनका रेवेन्यू भी बढ़े और स्टार्टअप से संबंधित और डेट से संबंधित डेटा यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। हु रिलीज द स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प कमेमोरेटिंग द 90th एनिवर्सरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। कहाँ पर? नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। ये जो स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प है ये बता रहा है कि आरबीआई की जो आइकॉनिक हेरिटेज क्या जर्नी रही है 9 डेकेड्स में, और इस पर एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, ग्रोथ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ज़ू-विन प्लेटफॉर्म? ज़ू-विन प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू मॉनिटर एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक्स। गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ज़ू-विन। तो इसमें आप रियल टाइम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन की और एंटी स्नेक वेनम की पूरे देश भर में। जैसे कोविन है और यूविन प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से ज़ू-विन ये एक सेंट्रलाइज डेटा है और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वेटनरी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाती है। ज़ू-विन अलायंस विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज ब्रॉडर इनिशिएटिव टू कॉम्बैट रेबीज एंड स्नेक बाइट्स। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और टेक्निकल सपोर्ट मिला इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, UNDP का। What is the name of the new orange fleshed sweet potato variety developed by ICAR Central Tuber Crops Research Institute? ICAR Central Tuber Crop Research Institute द्वारा विकसित नई शकरकंद किस्म का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन है SP954। देखिए, एक ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो वेराइटी ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई है और इसका नाम है SP945। Which state government has signed an MOU with Microsoft to set up AI Centers of Excellence? किस राज्य सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया जाएगा। The MOU engages Microsoft Corporation for comprehensive training programs and certification to the government employees through its globally recognized MS Learn platforms. Which two banks have collaborated to offer a $295 million social loan facility? किन दो बैंकों ने $295 मिलियन की सामाजिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है सिटी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिटी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल लोन फैसिलिटी अनाउंस की है $295 मिलियन की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो के जरिए, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। वहीं जो सिटी है वो भी इसी तरह का इस सोशल लोन फैसिलिटी में से अपना कंट्रीब्यूशन देगा फार्मर्स को, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस इन मार्च 2025? मार्च 2025 में UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24.77 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI है, इसमें मार्च के महीने के अगर हम डेटा की बात करें, नया रिकॉर्ड सेट किया है। 18.30 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी वैल्यू रही 24.77 लाख करोड़ रुपए की।
ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया अपने डेटा के जरिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से 36% बढ़ा है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 25% बढ़ा है। ऑन एवरेज टोटल 590 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली हुए हैं यूपीआई के जरिए, यानी कि 79,910 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं डेली मार्च में। फरवरी में 16.11 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, यानी कि 21.96 लाख करोड़ रुपीज़ के ट्रांजैक्शन हुए थे फरवरी में। व्हाट वाज द ग्रोस जीएसटी कलेक्शन इन मार्च 2024? मार्च 2025 में सकल जीएसटी संग्रह कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.96 लाख करोड़ रुपीज़। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मार्च में 9.9% बढ़ा है और इसकी वैल्यू रही 1,96,141 करोड़ रुपए की, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन रहा है। सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हमने अप्रैल 2024 में कलेक्ट किया था 2.10 लाख करोड़ रुपए का, ये आप याद रखिएगा। जीएसटी रेवेन्यू जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस से प्राप्त हुआ है वो 8.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 1.49 लाख करोड़ हुआ। वहीं जो रेवेन्यू हमें मिला इंपोर्टेड गुड्स से वो 13.56% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 46,919 करोड़ रुपए रहा है। ग्रोस कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी आता है 38,145 करोड़ का, स्टेट जीएसटी आता है 49,891 करोड़ का, इंटीग्रेटेड जीएसटी आता है 95,953 करोड़ का, सेस कलेक्शन इसमें 12,253 करोड़ रुपए का रहा है। टोटल रिफंड्स ड्यूरिंग मार्च 41% राइस देखने को मिला 19,615 करोड़। रिफंड्स को एडजस्ट करने के बाद जो नेट जीएसटी रेवेन्यू रहा वो 1.76 लाख करोड़ रुपए रहा है मार्च 2025 में, यानी कि 7.3% की ग्रोथ देखने को मिली है एक साल के अंदर। ग्रोस जीएसटी कलेक्शन अप्रैल से मार्च के पीरियड में 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा था, ठीक है, यानी कि 9.4% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, यानी कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की बात हो रही है। अगर हम इंटर स्टेट जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है 31,534 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर कर्नाटक आता है, गुजरात तीसरे नंबर पर है, फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आता है। लक्षद्वीप में लोवेस्ट रेवेन्यू रहा है 3 करोड़ रुपए का मात्र। अच्छा, अगर हम हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ देखें तो 18% की ग्रोथ हुई है छत्तीसगढ़ के जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। साइड में आप देख सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है। अच्छा, पिछले महीने देखें तो कंट्री का जो टोटल जीएसटी कलेक्शन था वो 1,83,646 करोड़ था फरवरी 2025 में। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025? नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आयरलैंड। तो टॉप 10 कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर आयरलैंड है और दूसरे पायदान पर 2 कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड और ग्रीस। देखिए, आयरलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ने कहा है, जिसे रिलीज़ किया गया नोमैड कैपिटलिस्ट द्वारा, जो कि एक टैक्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है। और 5 की फैक्टर्स होते हैं जिस पर कंट्रीज़ को रैंक देता है। एक तो है वीज़ा फ्री ट्रैवल, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, ड्यूल सिटीजनशिप एंड पर्सनल फ्रीडम। ये 9th एडिशन था इस नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स का। 199 कंट्रीज एंड टेरिटरीज़ को रैंक किया गया है। 20 सोर्सेस, मतलब जो इनकी इन्फॉर्मेशन है 20 सोर्सेस से इन्होंने लिए, जैसे कंट्री टैक्स अथॉरिटीज़ और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस तरह के सोर्सेस से इन्होंने अपना डेटा बनाया है। स्विट्ज़रलैंड एंड ग्रीस से दूसरे नंबर पर है, फिर पुर्तगाल है चौथे नंबर पर, फिर माल्टा 5वें पर, इटली भी 5वें पर है, लग्जमबर्ग है फिर 7वें पर, फिनलैंड भी 7वें पर, नॉर्वे भी 7वें पर है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात 10वें नंबर पर है, न्यूजीलैंड भी 10वें नंबर पर है और आइसलैंड भी 10वें नंबर पर है। भारत की बात करें, भारत 148वें नंबर पर है, कोमोरोस भी 148वें ही नंबर पर है। टोटल स्कोर 47.5 है। और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं 57 कंट्रीज़ में। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC? हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हंगरी। हंगरी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन हैं। और हाल ही में क्या कारण रहा, देखिए, हंगरी में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने विजिट किया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला गया है। ICC का अरेस्ट वारंट क्या कहता है? जिसके खिलाफ भी निकाला गया, अगर वो किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा,
ठीक है, बशर्ते वो कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्य होनी चाहिए। तो अब जो हंगरी है इसने कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ना इनको गिरफ्तार करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू को। हालांकि 1 साल का टाइम लगता है विड्रॉ करने से पहले। विड्रॉ करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद 1 साल का टाइम लगता है विड्रॉ करने के लिए। अब तक केवल बुरुंडी और फिलीपींस इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, द हेग नीदरलैंड्स में है। ये पहली और इकलौती परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर सकती है जीनोसाइड या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया हो, वार क्राइम किया हो, एग्रेशन दिखाया हो, इन सब के चलते। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2024-25? किस भारतीय राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर्ज की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 9.69% ही रही है फाइनेंशियल 2024-25 में, और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इस मामले में रहा है। और पिछले टिकट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी तमिलनाडु की रही है, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने शो किया है। आंध्र प्रदेश सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव किया है हमारे देश में 8.21%। असम तीसरे नंबर पर है, फिर राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आते हैं, फिर तेलंगाना आता है। हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया ऐड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 25 गीगावाट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अगर हम फाइनेंशियल 2024-25 की बात करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 25 गीगावाट की पहुंच चुकी है, यानी कि 35% इंक्रीज़ देखने को मिला है। यदि हम प्रीवियस ईयर से बात करें तब हम केवल 18.57 गीगावाट की एनर्जी एडिशन ही कर पाए थे। और इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज तो कई होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, लेकिन जो इंडिया की सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पर है, मतलब ग्रोथ रेट में। और फिस्कल 24 में सोलर एनर्जी 15 गीगावाट ऐड की थी, वहीं फिस्कल 25 में 21 गीगावाट हमने ऐड किया, यानी कि 38% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। साथ ही हमने 100 गीगावाट का जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो भी हमने अचीव कर लिया है। और इंडिया का फर्स्ट इनगॉट वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 गीगावाट की, इसने भी फिस्कल 2024-25 में अपना प्रोडक्शन शुरू किया है। For which term has India secured its position in the International Standards of Accounting and Reporting Group? भारत ने किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा एवं रिपोर्टिंग मानक समूह में अपना स्थान सुरक्षित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2025-2027। भारत ने यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में अपनी पोजीशन सिक्योर की है 2025 से 27 पीरियड के लिए। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत कार्य करता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से संबंधित है ये। व्हाट इज द कुंभकोणम वेत्रिलई विच रिसीव्ड द जीआई टैग कॉमनली नोन एज? कुंभकोणम वेत्रिलई जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ही है बीटल लीफ। देखिए, कुंभकोणम वर्टिलाई जिसे कुंभकोणम बीटल लीफ कहते हैं, और थोवलाई मनिका मलाई, ये फ्लावर गार्लैंड है, माला है, तमिलनाडु से आते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स। इन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जो कुंभकोणम बीटल लीफ है ये कावेरी डेल्टा रीजन में पाई जाती है, और जो थोलावई मनिका मलाई है ये एक स्पेशल टाइप की गार्लैंड है जो केवल थोवालाई में ही मनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग शेप्स और साइज में आती है। Which port has retained the number 1 position in cargo handling among Indian major ports for the second consecutive year? किस बंदरगाह ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इसने नंबर 1 स्टेटस अपना प्राप्त किया है कार्गो हैंडलिंग में, अगर हम मेजर इंडियन पोर्ट्स की बात करें, और लगातार दूसरे साल पारादीप पोर्ट अथॉरिटी टॉप पर रहा है। इसने 150 MMT का क्लब ज्वाइन कर लिया है और 150.41 MMT कार्गो इसने हैंडल किया 2024-25 में। पारादीप पोर्ट की बात करें, एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, भारत के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। पारादीप कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी 3 जनवरी 1962 को, और ये महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है। हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1681। भारत ने 1681 लोकोमोटिव्स
का प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल 2024-25 में, और 209 लोकोमोटिव्स ज़्यादा हैं या फिर 19% अधिक हैं अगर हम 2023-24 से बात करें, जब 1472 हमने प्रोड्यूस किए थे। और ये हाईएस्ट एवर लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में, जो टोटल लोकोमोटिव प्रोडक्शन है अलग जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनसे भी अधिक है। लोकोमोटिव क्या होते हैं? रेल व्हीकल होते हैं जो मोटिव पावर प्रोवाइड कराते हैं ट्रेन को, खास करके इंजन आप कह सकते हैं जो ट्रेन को खींचते हैं। विच कंपनी हैज़ द इंडियन नेवी साइंड अ डील विद टू डेवलप अ 6 मेगावाट मैरीन डीजल इंजन? भारतीय नौसेना ने 6 मेगावाट समुद्री डीजल इंजन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। इंडियन नेवी ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मैरीन डीजल इंजन को डेवलप किया जाएगा, और इसमें इंडिनियस कंटेंट रहेगा लगभग 50% से ज़्यादा का। 270 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। 70% फंडिंग गवर्नमेंट से प्राप्त होगी। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च अ ट्रैवल एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने ट्रैवल और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की? राइट आंसर ऑप्शन डी है कस्टमर कैपिटल। कस्टमर कैपिटल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत एक्सक्लूसिव ट्रैवल प्लेटफॉर्म और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर हैं या फिर कार्ड होल्डर्स हैं। What is the new implementation date set by SEBI for the algorithm trading standards? एल्गोरिदम ट्रेडिंग मानकों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई कार्यान्वयन तिथि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 1, 2025। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने और टाइम दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो एल्गोरिदम ट्रेडिंग को अपना सके। 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होना था, लेकिन अब सेबी ने 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन इसको दे दी है। ये रेगुलेशंस सेबी 4 फरवरी 2025 को लाया था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करके अपने ऑर्डर जो है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा मिलती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें कम मिलती है, बजाय मैन्युअली आप करें। विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस टू डिस्पर्स पेंशंस? केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा ऑथराइज किया गया है कि ये इसके बिहाफ में पेंशन डिस्पर्स कर सकती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है जैसे ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, फॉरेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल्स ऑफ सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, तो इनकी पेंशंस IDFC फर्स्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गो लाइव विद B2B कलेक्शंस यूजिंग भारत कनेक्ट? कौन सा बैंक भारत कनेक्ट का उपयोग करके B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये B2B कलेक्शंस प्रोवाइड कराएगा। NBBL का जो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके इस तरह से पहला बैंक है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है। देखिए, कोई FMCG फर्म है या कोई फार्मा फर्म है या फिर कोई हेल्थ केयर फर्म है तो अपने प्रोडक्ट्स सेंड करती है अलग अलग होलसेल जो कंपनीज हैं या फिर होलसेल डीलर्स जो हैं उनको। अब वो चेक में भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI में पेमेंट कर सकते हैं या फिर और सोल्यूशन है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से उनको पैसे प्राप्त होते हैं। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, वो अपना इंटीग्रेट कर सकती है, यानी कि पेमेंट उनको एक ही जगह से प्राप्त हो। तो जिन जिन लोगों को भी अपना सामान बेचती है उन लोगों को कह सकती है कि आप जो है ये एक्सिस बैंक की ऐप प्राप्त कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिस्टेड हैं और इस अकाउंट के जरिए आप पैसा हमें भेज सकते हैं एक्सिस बैंक की ऐप के जरिए, क्यों हमारा अकाउंट वहाँ पर लिस्टेड है और ये हमारी इस तरह की ID है, यहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं। अब किसी चेक वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए NBBL का जो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जाएगा। Which of the following has announced a partnership with India Post and some private courier companies to simply parcel booking across India? निम्न में से किसने भारत में पार्सल बुकिंग को आसान बनाने के लिए इंडिया पोस्ट और कुछ निजी कुरियर कंपनियों के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डाकिया.com। डाकिया.com एक डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, मोबी सफ़र सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैक्ड है। इसने पार्टनरशिप साइन की है इंडिया पोस्ट और भी जो टॉप प्राइवेट कुरियर कंपनी जैसे डिलीवरी एक्सप्रेस, बीज, ई कॉम एक्सप्रेस, इनके साथ।
ताकि जो डॉक्यूमेंट और पार्सल बुकिंग है वो फास्टर हो सके, मोर अफोर्डेबल हो सके और रूरल एरियाज में भी जा सके। हाउ मैनी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5। भारत और थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेटोग्रैन सिनावात्रा, इनसे इन्होंने मुलाकात की बैंकॉक में। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। पहला तो है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कोऑपरेशन इन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड थाईलैंड्स फॉरेन अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प भी इशू किए हैं 18th सेंचुरी रामायणम मुरल पेंटिंग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस विजिट को मार्क करने के लिए। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU टू प्रमोट क्रूइज टूरिज्म ऑन विच रिवर इन दिल्ली। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में किस नदी पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी यमुना। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, नेशनल वाटरवेज के लिए, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट की मल्टीपल एजेंसीज के साथ, इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इसके तहत यमुना पर जो क्रूज टूरिज्म है उसको बढ़ाया जाएगा। व्हाट इज द टोटल अप्रूवल आउटले फॉर द सेकंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? जीवंत गांव कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है ₹7,000 करोड़। गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के सेकंड फेज को अप्रूव कर दिया है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2024-25 से 2028-29 तक के लिए। टोटल बजट 7,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इस फेज में 1954 विलेजेस को इंक्लूड किया गया है, खास करके जो बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर में आते हैं। और सेकंड फेज में बॉर्डर विलेज को कवर किया जाएगा 334 ब्लॉक्स अक्रॉस 15 स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में है। तो यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी, टेलीकॉम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट फेज 2023 फरवरी में अप्रूव किया गया था 4 साल के लिए 4800 करोड़ रुपए की लागत से। 19 डिस्ट्रिक्ट और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स को कवर किया गया था अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में। 663 विलेजेस को कवर किया गया था यहाँ। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है विराट कोहली। इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बैटर विराट कोहली ये 13,000 रन इन्होंने स्कोर कर लिए हैं T20 क्रिकेट में और ओवरऑल 5th प्लेयर बने हैं और पहले भारतीय बने हैं ये कीर्तिमान प्राप्त करने वाले। तो ये जो इन्होंने अचीवमेंट है ये IPL मैच में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेलते हुए प्राप्त की है। साथ ही सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन भी बन गए हैं जिन्होंने 13,000 रन पूरे किए हैं। इन्होंने 386वीं T20 इनिंग्स में कीर्तिमान हासिल किया। इनसे फास्टेस्ट केवल क्रिस गेल हैं जिन्होंने 381 इनिंग्स ली थी। अच्छा, इनसे पहले 4 बैटर्स हैं ओवरऑल जिन्होंने 13,000 T20 रन बनाए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर तो वेस्ट इंडीज़ के ही हैं क्रिस गेल 14,562 रन के साथ। उसके बाद फिर एलेक्स हिल्स हैं और शोएब मलिक हैं और कैरन पोलार्ड हैं। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अमनदीप गर्ग। देखिए 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ये ब्राज़ील में हुई है और भारतीय दल की अगुवाई की है अमनदीप गर्ग ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पर बाकू टू पेलम रोड मैप पर जो है चर्चा की गई है जिसका मकसद है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $1.3 ट्रिलियन जुटाना। ब्रिक्स नेशंस की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का 47% शेयर ब्रिक्स नेशन के पास है और ग्लोबल GDP का 36% ब्रिक्स नेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है निधि तिवारी। IFS ऑफिसर है निधि तिवारी, इन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और फिलहाल ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में PMO में।
और महमूरगंज वाराणसी से बिलोंग करती है, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है पीएम मोदी की। पीएम मोदी के 2 प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, एक विवेक कुमार और हार्दिक सतीश चंद्र शाह। What edition of पोषण पखवाड़ा is being observed in 2025? 2025 में पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7th। 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7th एडिशन ऑब्जर्व किया जा रहा है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में। और ये जो पोषण पखवाड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मकसद है जो चिल्ड्रन हैं और या फिर महिलाएं हैं उनमें हेल्दी और न्यूट्रिश डाइट को प्रमोट करना। इस बार जो पोषण पखवाड़ा है इसके 4 की थीम्स हैं, 4 महत्वपूर्ण थीम पर यह कार्य कर रहा है। एक तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ जो किसी बच्चे की होती है, पॉपुलराइजेशन ऑफ द बेनिफिशियरी मॉड्यूल ऑफ पोषण ट्रैकर, मैनेजमेंट ऑफ malnutrition और हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। पोषण पखवाड़ा ये पोषण अभियान का ही हिस्सा है। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, खास करके एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, यंग चिल्ड्रन, उनमें न्यूट्रिशन की पूर्ति की जा सके। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सिटी की ऑफ लिस्बन? हाल ही में सिटी की ऑफ लिस्बन से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ लिस्बन से सम्मानित किया गया है। ये पुर्तगाल गई हैं, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और हाईएस्ट ऑनर है ये लिस्बन द्वारा जो दिया जाता है। इन्होंने साथ ही प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूजा, इन्होंने एक 50 साल जो पुर्तगाल और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गए हैं उसके लिए एक पोस्टल स्टाम्प भी लॉन्च किया है, कॉमोरेटिव स्टाम्प। Which organization has signed an MOU with Indian Railways for automatic wheel profile measurement systems installation? किस संगठन ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल माप प्रणाली स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवेज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, ताकि ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम को प्रोक्योर किया जा सके, इंस्टॉल किया जा सके। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ ट्रेन व्हील प्रोफाइल जो है प्राप्त कर सकते हैं, रियल टाइम असेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं व्हील ज्योमेट्री की, उसके वियर की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड IFF? हाल ही में लॉन्च किए गए IFF का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इंडिया फिनटेक फाउंडेशन। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे दिन इंडिया फिनटेक फाउंडेशन, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, इसको लॉन्च किया गया है। SRO फिनटेक डेवलपमेंट फाउंडेशन कहेंगे इसे। NS विश्वनाथन, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एक्सिस बैंक के, ये चेयरमैन होंगे इसके इंडिया फिनटेक फाउंडेशन के। तो ये एक नोडल एजेंसी रहेगी कंप्लीट फाइनेंशियल या फिनटेक इकोसिस्टम के लिए, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, लैंडिंग हो, वेल्थ टेक हो, इंश्योर टेक हो, रेक टेक हो, अकाउंट एग्रीगेशन हो, एम्बेडेड फाइनेंस हो, इन सब के लिए। How many total national youth awards were given for both 2021-22 and 2022-23 combined? 2021-22 और 2022-23 दोनों के लिए कुल कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 24। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2025 को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस मौके पर इन्होंने नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए हैं 2021-22 और 2022-23 दोनों सालों के लिए। टोटल 24 नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए गए हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगरीज में। 11 अवार्ड्स दिए गए 2021-22 के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में, 13 अवार्ड्स दिए गए 2022-23 में, जिनमें कि 12 अवार्ड्स इंडिविजुअल कैटेगरी में और 1 अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो कैश अमाउंट है वो 1 लाख रुपये दी जाती है इंडिविजुअल कैटेगरी में और 3 लाख रुपये दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। नेशनल यूथ अवार्ड 2022-23 ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में लेट्स बी द चेंज कर्नाटक को दिया गया है। इंडिविजुअल कैटेगरी में काफ़ी लोगों को दिया गया है, इसलिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF? ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सतीश छवा। बोर्ड ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर है जिसको प्रमोट किया जाता है ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने सतीश छावा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। 2 और अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर लेंडर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बालाजी नुथलपति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन नियुक्त किया है।
वहीं टीवीएस कैपिटल फंड ने फॉर्मर फेडरल बैंक सीईओ श्याम श्रीनिवासन को सीनियर एडवाइजर एंड ऑपरेटिंग पार्टनर नियुक्त किया है। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2025। 5 अप्रैल 2025 को स्टैंड अप इंडिया योजना को कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है 9, पूरे हो गए हैं। ऐसे इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने 9 साल पूरे कर लिए हैं 5 अप्रैल 2025 को। 5 अप्रैल 2016 को स्कीम लॉन्च की गई थी एंटरप्रेन्योरशिप ताकि प्रमोट की जा सके। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना महिलाओं में, और जो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से इंडिविजुअल्स आते हैं, उनमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता था एटलीस्ट 1 SC ST बोरोवर और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन 9 सालों में? देखिए, जब से स्कीम लॉन्च हुआ है जो टोटल सैंक्शन अमाउंट है ये इंक्रीज हुई है। 31 अक्टूबर 2018 तक 14,431.14 करोड़ रुपए दिए गए थे इस स्कीम के तहत, लेकिन अब 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। SC ST कम्युनिटीज़ और महिलाओं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किया गया है। जो SC अकाउंट्स हैं वो बढ़े हैं, 9,399 से बढ़कर 46,248 बढ़े हैं। लोन अमाउंट भी 1826.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 9747.11 करोड़ रुपए बढ़ी है। ST अकाउंट 2841 से बढ़कर 15,228 हो गए हैं और लोन अमाउंट 574.65 करोड़ से बढ़कर 3244.07 करोड़ रुपए हो गई है। महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, इनके अकाउंट भी बढ़े हैं 55,644 से बढ़कर 1,90,844 और जो लोन अमाउंट है वो 12,452 करोड़ से बढ़कर 43,984 करोड़ रुपए पहुंच गई है। द डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 was launched by CSIRT Fin in collaboration with which global cyber security company? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को CSIRT Fin द्वारा किस वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है SISA। देखिए, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में BFSI इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। CSIRT Fin और SISA सीसा जो कि एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इन्होंने मिलकर डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है BFSI सेक्टर के लिए। जो करंट और इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स हैं, डिफेंस स्ट्रेटजी हैं, उनका एनालिसिस इसमें किया गया है। ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है M नागराजू द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। BFSI सेक्टर अगर इसकी बात करें तो जो ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक अभिन्न हिस्सा है और डिजिटल पेमेंट्स कहा जा रहा है 2028 तक 3.1 ट्रिलियन US तक पहुंच जाएंगे, यानी कि टोटल बैंकिंग रेवेन्यू का 35%। Swan Defence and Heavy Industries Limited recently signed a strategic MOU with which shipbuilding company for construction of commercial vessels? Swan Defence and Heavy Industries Limited ने हाल ही में वाणिज्यिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस जहाज निर्माण कंपनी के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग है, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है बढ़ाया जा सके। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो ये स्वान डिफेंस है और जो GRSC है, ये जॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ताकि कमर्शियल वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकें दोनों ही मिलकर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी। हाउ मैनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स फॉर साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत और नेपाल के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10। इंडिया और नेपाल ने 10 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नेपाल में जो होंगे, और भारत इनको फंडिंग देगा। 625 मिलियन नेपालीज रुपीज़ की फंडिंग इनको दी जाएगी। किस तरह के प्रोजेक्ट रहेंगे? एजुकेशन संबंधित, हेल्थ एंड कल्चर सेक्टर संबंधित, कंस्ट्रक्शन के संबंधित, स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन संबंधित, मोनेस्ट्री को बनाया जाएगा, लाइब्रेरी, ठीक है, और हेल्थ पोस्ट बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। Who launched the water resource census application and portal? जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है CR पाटिल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल को लॉन्च किया है।
श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में। तो इसके तहत क्या क्या किया जाएगा इस पोर्टल पे? एक तो 7th माइनर इरिगेशन सेंसस का डाटा रहेगा, सेकंड सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज, फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स, फर्स्ट सेंसस ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, रेफरेंस ईयर 2023-24 एग्रीकल्चर ईयर अंडर इरिगेशन सेक्टर स्कीम। What is the name of the international arm launched by India Assist in the UAE? इंडिया असिस्ट द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय शाखा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है यूएई असिस्ट। इंडिया असिस्ट जो कि एक रियल टाइम ट्रैवल असिस्टेंस सर्विस है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूएई अथॉरिटीज़ के साथ और अपनी इंटरनेशनल आर्म लॉन्च की, इसका नाम है यूएई असिस्ट। तो ट्रैवल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जितने भी यूएई वीज़ा होल्डर्स हैं, ठीक है, जब यूएई पहुंचेंगे उनको ट्रैवल असिस्टेंस ये प्रोवाइड कराएगा, रियल टाइम सपोर्ट, इमरजेंसी एडवाइस, ऑन ग्राउंड हेल्प, ये सभी। विच इंडियन डिफेंस फर्म साइंड एन इनिशियल पैक्ट विद माइक्रोकॉन विजन इजराइल फॉर एडवांस्ड ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी? किस भारतीय रक्षा फर्म ने उन्नत ड्रोन कैमरा प्रौद्योगिकी के लिए माइक्रोकॉन विजन इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इनिशियल पैक्ट साइन किया है कॉन्ट्रॉप और राफेल ग्रुप की फर्म है माइक्रोकॉन विजन इजराइल के साथ, ताकि एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा सके भारत में। तो पारस डिफेंस को जो है सप्लाई की जाएगी इस तरह की टेक्नोलॉजी काफ़ी कम कॉस्ट में। By how many basis points was the repo rate reduced in the April 2025 Monetary Policy Committee meeting? अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 25 बेसिस पॉइंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी 54वीं मीटिंग हाल ही में संपन्न की 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच में। इसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा द्वारा की गई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है। इनके अलावा एमपीसी मेंबर डॉक्टर नागेश कुमार, सुगोता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और एम राजेश्वर राव ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। क्या क्या फैसला लिया गया? एक तो इन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से सभी ने पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस करने पर मंजूरी दी है, यानी अब जो पॉलिसी रेपो रेट है वो 6% हो गया है। इसी के साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये 5.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये 6.25%। और जो आरबीआई ने कहा है कि हमारा जो स्टैंस है वो न्यूट्रल से एकोमोडेटिव हो चुका है। एकोमोडेटिव का मतलब हम और रेट कट कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सके। अच्छा, ये सभी फैसले लिए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को 4% तक रखा जाए, ±2% ऊपर नीचे। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 6.5% बताइए। फर्स्ट क्वार्टर में वही 6.5%, क्वार्टर सेकंड में 6.7%, थर्ड क्वार्टर में 6.6% और 6.3% फोर्थ क्वार्टर में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इन्होंने रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 6.5% ही बताइए 2024-25 के लिए। सीपीआई इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 2025-26 के लिए 4% रहेगा, बाकी क्वार्टर वाइज आप देख लीजिए। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन ये आपकी बता दें जनवरी से फरवरी 2025 के लिए 1.6% पॉइंट तक डिक्लाइन हुई थी, ठीक है। 5.2% थी दिसंबर 2024 में और 3.6% रही फरवरी 2025 में। फूड इन्फ्लेशन भी 21 मंथ के लो लेवल पर पहुंच गई थी फरवरी में 3.8%। कोर इन्फ्लेशन 4.1% रही थी फरवरी 2025 में। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी एनपीसी की वो 4 से 6 जून 2025 को होगी। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड? फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सुदर्शन पटनायक। जाने माने इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सैंड आर्ट में उसे देखते हुए। और ये अवार्ड इन्हें सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान दिया गया, जो कि डोरसेट इंग्लैंड में हुआ है। इन्होंने इस मौके पर 10 फुट की एक लॉर्ड गणेशा की स्कल्पचर बनाया है, जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। और आपको बता दें 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। एक लेजेंडरी ब्रिटिश स्कल्पटर रहे हैं फ्रेड डैरिंगटन उनकी। एज ऑफ 2025 हु इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट? फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया का सबसे युवा अरबपति कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जोहान्स वॉन बाउम्बच।
देखिए वर्ल्ड के बिलियनर्स में 3/4 ऐसे हैं जिनकी एज 50 से 79 के बीच में है। 21 इंडिविजुअल्स जिनकी एज 30 से कम है वो भी फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में है। और सबसे टॉप पर हैं जोनास वॉन बूमचेक, ये 19 साल के हैं, जर्मनी के हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड के यंगेस्ट बिलियनर है 2025 तक अगर हम बात करें। वहीं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एड क्रेवन 29 साल के, इनकी नेटवर्थ 2.8 बिलियन यूएस डॉलर है। और यूनाइटेड स्टेट्स के एलेक्जेंडर वैंग 28 ईयर्स के हैं। ये दोनों ही सेल्फ मेड यंगेस्ट बिलियनर्स हैं इस फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में। अगर हम भारत से बात करें तो लेट साइरस मिस्त्री के जो सन है जहान और फिरोज मिस्त्री 25 और 27 साल के हैं। हालांकि ये टॉप 10 में तो नहीं है बिलियनर्स की लिस्ट में, लेकिन 12वें और 15वें नंबर पर हैं। 7.8 बिलियन यूएस डॉलर इनकी कंबाइंड। Who won India's first ever gold medal at the World Boxing Cup 2025? विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है हितेश गुलिया। देखिए भारत ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 कंक्लूड किया है। 6 मेडल्स भारत ने जीते हैं। पहला गोल्ड भी भारत ने जीता है इस इवेंट में अपना, और ये जीता हितेश गुलिया ने 70 kg कैटेगरी में। और इनके ओपोनेंट थे ओडेल कामेरा इंग्लैंड के, तो ये कम्पीट नहीं कर पाए इंजरी के कारण। अविनाश जामवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 65 kg कैटेगरी में, बल्कि बाकी के 4 ब्रोंज मेडल मिले हैं। तो SPL का मेंस फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोडेड है, कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए थे डिस्कस किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो में 29 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 26 क्वेश्चन डायरेक्ट आप हमारे सोर्स से बना सकते थे अच्छे से। ठीक है, एक आप कमेंट भी यहाँ पर आया है आदित्य आर्य का, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आप यकीन रखिए और बार बार अगर मटेरियल पढ़ते रहेंगे हमारा जो प्रोवाइड कराया गया है, तो आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। विलय के बाद कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चालू रहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पोस्ट अमलगमेशन हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स विल रिमेन ऑपरेशनल? और सही आंसर इसका है ऑप्शन सी 28। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 26 रीजनल रूरल बैंक्स के अमलगमेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 1 स्टेट 1 RRB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने वाली है और ये 4th फेज रहने वाला है इन अमलगमेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अमलगमेशन प्लान है नवंबर 2024 में रोल आउट किया था। एट प्रेजेंट 43 RRBs हैं 26 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में। अमलगमेशन के बाद 28 RRBs बचेंगे 26 स्टेट्स एंड 2 UTs में। 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी 700 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो प्रीवियस 3 फेजेस हुए थे, तो पहला फेज़ हुआ 2006 से 2010 के बीच में, तब जो RRBs थी इनकी संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। फिर फेज़ 2 हुआ जब 82 से घटाकर 56 कर दी गई। फिर फेज़ 3 हुआ जब 56 से घटाकर 43 कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक है RRBs में, 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनका रहता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, आप जानते ही होंगे। हाउ मैनी नवल वेरिएंट राफेल फाइटर जेट्स विल इंडिया प्रोक्योर फ्रॉम फ्रांस? भारत फ्रांस से कितने नौसैनिक संस्करण राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 26। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है जिसमें 26 नेवल वेरिएंट्स राफेल फाइटर जेट्स के फ्रांस से बाय किए जाएंगे। 64,000 करोड़ रुपए की डील रहने वाली है। इनको INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। Under the deal, the Indian Navy will also get associated ancillary equipment including weapon systems and spares from Dassault Aviation, the manufacturer of Rafale jets. तो Dassault Aviation है जो इनको बनाती है राफेल को। इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बाय किए हुए हैं फ्लाई अवे कंडीशन में। Who won the 2025 Formula 1 Japanese Grand Prix? 2025 Formula 1 जापानी ग्रां प्री किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने 2025 फार्मूला 1 सीज़न में अपनी फर्स्ट विक्ट्री हासिल की है और जापानीज ग्रां प्री इन्होंने जीता है। ये डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल रेसिंग के लिए रेस करते हैं। विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड GI टैक्स फॉर 6 मोर यूनिक प्रोडक्ट्स ब्रिंगिंग इट्स टोटल टू 69? हाल ही में किस राज्य को 6 और विशिष्ट उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ जिससे इसकी कुल संख्या 69 हो गई? सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। 6 और प्रोडक्ट्स जो कि तमिलनाडु से हैं इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है GI रजिस्ट्री के द्वारा। इसे टोटल संख्या GI प्रोडक्ट्स की राज्य में 69 हो गई है। इस तरह से तमिलनाडु सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स वाला स्टेट है। सबसे ज़्यादा GI प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में है 79। तो लेटेस्ट GI प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं पनरूती,
पलापगजम जो कि जैक फ्रूट है, पनरूती कैशू, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। Which organization received the ISCOS 2025 award for a major infrastructure project in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए किस संगठन को ISCOS 2025 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है MSRDC। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ISCOS 2025 अवार्ड दिया गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के लिए। तो जो महामार्ग है एक हाई स्पीड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और 392 विलेजेस को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है महाराष्ट्र में। व्हाट वाज द क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर फिस्कल 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के भारत में संचयी कोयला उत्पादन कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी 1047.57 मैट्रिक टन। इंडिया का जो कोल सेक्टर है इसने 1 बिलियन टन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है 2024-25 में। जो क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन रहा 2024-25 में ये 1047.57 रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2023-24 से जब 997.83 MT रहा था, यानी कि 4.99% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर फिस्कल 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के रक्षा निर्यात का अनुमानित मूल्य कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23,622 करोड़ रुपये। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, सर्च देखने को मिला है 23,622 करोड़ रुपए का रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ठीक है। अच्छा, और आपको बता दें 2,539 करोड़ रुपए की ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि 12.04% की ग्रोथ देखने के लिए यदि हम 2023-24 से कंपेयर करें तब 21,083 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया था। जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जो डिफेंस संबंधित पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनकी तरफ से देखें तो 42.85% का इंक्रीज देखने मिला है एक्सपोर्ट्स में। जो प्राइवेट सेक्टर और जो DPSU है इनका कंट्रीब्यूशन 15,233 करोड़ रुपए का रहा है और 8,389 करोड़ रुपए का रहा है रेस्पेक्टिवली डिफेंस एक्सपोर्ट में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th 25 टन बोलार्ड पुल-टक लॉन्च्ड लिस्ट रिसेंटली? हाल ही में लॉन्च किए गए 5वें 25 टन बोलार्ड पुल-टक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है ओजस। 5th 25 टन बोलार्ड पुल-टक ओजस हाल ही में लॉन्च किया गया TRS सेल कोलकाता में। और आपको बता दें टक्स किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। देखिए 6 इस तरह के 25 टन BP टक्स की एक डील हुई थी 2021 में तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL कोलकाता के साथ, उसी के तहत ये 5th वाला लॉन्च किया गया है। 4 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इंडियन नेवी को। जो नवल शिप्स हैं, सबमरीन है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, ये भी एक तरह के शिप ही होते हैं बर्थिंग अनबर्थिंग में। विच टू कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन? हाल ही में किन 2 देशों के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए। The MOU aims to create formal mechanism for judicial exchanges, joint research, training programs, seminars, and visits. The Ministry of Defence signed a contract with which company for the acquisition of electronic warfare suites? रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है BL। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ एक डील साइन की जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एंड एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स एक्वायर की जाएंगी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए। 2385.36 करोड़ रुपए का ये डील रहने वाला है। तो जो ऑपरेशनल सर्वाइविलिटी है हेलीकॉप्टर्स में उसको इन्हेंस करेगा ये। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू गो लाइव ऑन भीम वेगास UPI प्लगइन? कौन सी कंपनी भीम वेगा के UPI प्लगइन पर लाइव होने वाली पहली भुगतान गेटवे बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। इसने NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी NPCI की, इसके साथ MOU साइन किया है और बैंकिंग पार्टनर इसका एक्सिस बैंक है। इसी के साथ ये जो भीम वेगा है उस पर भी लाइव हो चुके हैं। भीम वेगा क्या है? एक एडवांस UPI पेमेंट प्लगइन है जो भीम प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है बिजनेसेस के लिए। तो जो भी रेजर पे से जो पेमेंट करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, उससे जो है आपका एक तो समय भी बचेगा और जो पेमेंट फेलर होने के चांसेस भी कम होंगे।
विच इंडियन एयरलाइन हैज़ पार्टनर विद Accor टू ऑफर एक्सक्लूसिव ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स। किस भारतीय एयरलाइन ने विशेष यात्रा और आतिथ्य लाभ प्रदान करने के लिए Accor के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडिगो। तो इंडिगो और Accor इन दोनों ने ही हाल ही में MOU साइन किया है। यूनिक ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे अपने दोनों, इन दोनों के ही अपने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम हैं, तो उन मेंबर्स के लिए जो लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो इंडिगो का लॉयल्टी प्रोग्राम है ब्लू चिप और Accor का है ऑल Accor लाइव लिमिटलेस। तो दोनों ही जो भी इनके मेंबर्स हैं उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे हॉस्पिटैलिटी से संबंधित। द RBI's new co-lending proposal aims to extend guidelines to which entities? RBI के नए सह उधार प्रस्ताव का उद्देश्य किन संस्थाओं तक दिशा निर्देश बढ़ाना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो को लैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनको सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए बढ़ा दिया है, हर एक लोन सेगमेंट के लिए, न केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जैसे कि पहले था। फिलहाल जो RBI की को लैंडिंग फ्रेमवर्क है ये केवल बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बीच के लिए है, या फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स कैटेगरी है उनके लिए है। तो इससे क्या होगा? रेगुलेटरी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और स्ट्रॉन्गर कस्टमर प्रोटेक्शन भी होगा। देखिए, बैंक को अपना 40% ऑफ टोटल लोन्स ये एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर देना पड़ता है। को लैंडिंग का मतलब क्या है? कोई एक ग्राहक है तो उसको दो संस्थाएं मिलकर लोन दे, एक बैंक दे दे और एक NBFC दे दे। मान लो 100 रुपये का लोन किसी को देना है, बैंक देगा 60% मैं दे दूंगा, 40% आप दे देना, उसको बोलते हैं को लैंडिंग। विच अमेरिकन कंपनी हैज़ रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल टू ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया? किस अमेरिकी कंपनी को भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है होल्टेक इंटरनेशनल। देखिए, इंडो US न्यूक्लियर डील पहले साइन हुई थी लगभग 2 दशक पहले। तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अब अपनी क्लियरेंस दे दी है अमेरिकन कंपनी को कि ये भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड कर सकता है। तो होल्टेक इंटरनेशनल है, इसको कहा है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड करा सकता है। और भारत में भी 3 इंडियन फर्म्स हैं, होल्टेक एशिया जो इसकी रीजनल सब्सिडरी है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इनके साथ मिलकर ये डेवलप करेगा। और डील जो है ये US 10 CFR 810 रेगुलेशंस के तहत की गई है 10 साल के लिए। हर 5 साल में रीएवैल्यूएट ये की जाएगी। इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसे 123 एग्रीमेंट बोला जाता है। अगस्त 2007 में साइन हुआ था ये, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और US के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। When is the International Day of Human Space Flight observed? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 12। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था आउटर स्पेस में। स्पुतनिक 1 इसका नाम था। इससे क्या हुआ? स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वार खुल गए। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन ये फर्स्ट ह्यूमन बने जो अर्थ को ऑर्बिट किया। अर्थ को ऑर्बिट करने से मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए स्पेस में। वैलेंटीना टेरेस्कोवा ये फर्स्ट ह्यूमन बनी जो अर्थ को ऑर्बिट किया 16 जून 1963 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये फर्स्ट ह्यूमन है जिन्होंने पैर रखा मून के सरफेस पे 20 जुलाई 1969 को। अच्छा, अपोलो और सोयूज स्पेस क्राफ्ट्स इनकी भी डॉकिंग हुई 17 जुलाई 1975 को। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण स्पेस मिशन हैं। 10 अक्टूबर 1967 को ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस ये इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस भी कहा जाता है। विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन अ पैसेक्स विद द रॉयल न्यूजीलैंड नेवी? भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के साथ पासेक्स में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी INS तरकश। इंडियन नेवी का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश, इसने पासेक्स में पार्टिसिपेट किया है जो कि रॉयल न्यूजीलैंड नेवी का एक फ्रिगेट है। टी कहा इसके साथ किया है गल्फ ऑफ एडन में। तो न्यूजीलैंड का जो CTF 150 जॉइंट फोकस्ड ऑपरेशन एनजेक टाइगर है इसके साथ ये कंक्लूड हुआ है। PASEX involved a range of interoperability drills including cross-stack landing, cross-boarding, sea rider exchanges, tactical maneuvers, ये सभी एक्टिविटीज़ में की गई। Which state had the highest number of front-runner ग्राम पंचायत as per the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स?
पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसके जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो भारत में है उनकी प्रोग्रेस को मेजर किया गया है। तो 9 थीम्स हैं, ये लिखे हैं, देखो 9 थीम्स इधर, जिन पे प्रोग्रेस देखी गई है। पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड्स इन पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम रहे हैं। स्टेट वाइज देखें तो 346 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर्स रही हैं गुजरात में, और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही रही हैं। उसके बाद फिर तेलंगाना आता है, 270 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर्स रही हैं। अगर हम स्टेट्स में देखें इसमें हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर्स रही तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा परफॉर्मर रहे, 13,781 पंचायत परफॉर्मर रही महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसमें एस्पिरेंट ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा रही। 2022-23 का जो ये पंचायत डेटा है, ये वाला पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसमें बताया कि 2,55,699 ग्राम पंचायत, 2,16,285 ने अपना वैलिडेट डेटा, मतलब 2,55,699 ग्राम पंचायत में 2,16,000 ने अपना डेटा सबमिट किया है। 699 पंचायत फ्रंट रनर्स रही, 17,298 परफॉर्मर रही, और 1,32,392 एस्पिरेंट्स रही हैं, और 5,896 ग्राम पंचायत बिगनर लेवल पर रही है। कोई भी पंचायत अचीवर कैटेगरी में नहीं आ पाया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स का जो डेटा है उसको कंपाइल करके बनाया गया है। 9 थीम्स मैंने बताया आपको। बेस्ड ऑन द PI स्कोर एंड थीमेटिक स्कोर अचीव्ड बाय डिफरेंट ग्राम पंचायत, दीज GPs ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड इनटू वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मर। अचीवर में रखा गया है ना, अचीवर किसी को नहीं मिला, और मतलब जिसका 90+ स्कोर है उसे अचीवर ग्राम पंचायत बोलते हैं, तो किसी को अचीवर नहीं मिला। फ्रंट रनर है, 75 से 90 तक का स्कोर है। परफॉर्मर है, 60 से 75 तक का है। एस्पिरेंट है, 40 से 60 तक का। फिर बिगनर है, 40 से नीचे। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम फॉर द 2025-26 पीरियड विद एन इनिशियल टोटल आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट। केंद्र ने 2025-26 की अवधि के लिए कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के आधुनिकीकरण को कितनी राशि के प्रारंभिक कुल व्यय के साथ मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1600 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के मॉडर्नाइजेशन को अप्रूव कर दिया है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम के तौर पर मॉडर्नाइज किया जाएगा। 2025-26 के लिए टोटल आउटले 16 करोड़ रुपए का इसमें रहने वाला है। तो जो भी इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। प्रोजेक्ट विल बी मेड सस्टेनेबल बाय इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर टू द वाटर यूज सोसाइटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन एसेट्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच नोटेबल फिगर। विश्व होम्योपैथी दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। हर साल 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाने जाते हैं। होम्योपैथी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल सिस्टम है। 2016 से ही सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करता आ रहा है। 2025 से वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम रहा अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। हाउ मैनी क्लाइंबर्स आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मीज माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में कितने पर्वतारोही शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 34। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा पर एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली से। तो इंडियन आर्मी का जो माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, इसमें 34 क्लाइंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं जो इंडो नेपाल एक्सपीडिशन है, जॉइंट इंडो नेपाल एक्सपीडिशन, जिसका मकसद है माउंट कंचनजंगा पर चढ़ना, इसे 12 माउंटेनियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी से और नेपाली आर्मी से। दी 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा किस शहर में आयोजित हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पार्लियामेंट्स की 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है।
विच इंडियन नेवल वेसल वॉज फ्लैग्ड ऑफ एज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव फ्रॉम कारवार। हिंद महासागर जहाज सागर पहल के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसैनिक पोत को कारवार से रवाना किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है INS सुनयना। INS सुनयना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनयना इसे इंडियन ओशन शिप सागर, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ओरियन रीजन, इस स्कीम के तहत कारवार कर्नाटक से फ्लैग ऑफ किया है। और साथ ही इन्होंने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत 2000 करोड़ रुपए की मॉडर्न ऑपरेशनल रिपेयर एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी को भी इनोग्रेट किया है। जो ये शिप गई है ना ये सुनयना, इसमें 24 नेवल पर्सनल हैं 9 फ्रेंडली नेशंस से। जो नेशंस हैं ये आप देख सकते हैं, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए सागर की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, महासागर की फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। और इंडिया की फर्स्ट मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी ये मुंबई से लंदन तक सेल की थी अप्रैल 5, 1919 में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन PI में लिखी थी, तो ये महत्वपूर्ण है। विच ऑर्गेनाइजेशन को होस्टेड द 3rd AI रेडीनेस कंसल्टेशन अलॉन्ग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद? किस संगठन ने हैदराबाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तीसरे AI रेडीनेस परामर्श की सह मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूनेस्को। यूनेस्को रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इकिगाई लॉ के साथ मिलकर AI रेडीनेस असेसमेंट मैथोलॉजी को ऑर्गेनाइज किया है हैदराबाद में। ये इस तरह की तीसरी मीटिंग है। इससे पहले न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में भी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह हैं। विच अथॉरिटी इज इंप्लीमेंटिंग द निवेशक दीदी इनिशिएटिव अलॉन्ग विद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? कौन सा प्राधिकरण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ निवेशक दीदी पहल को लागू कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत आता है, इन MOU साइन किया है, जिसके जरिए ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव का सेकंड फेज लॉन्च कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना इसका मकसद है। जो महिलाएं हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में उनके अंदर निवेशक दीदी इज ए यूनिक इनिशिएटिव दैट ट्रेन्स वुमेन पोस्टल वर्कर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एक्ट एज फाइनेंशियल एजुकेटर्स विद इन देयर लोकल रीजन्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स हैव बीन अवेल्ड बाय वीमेन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ऋण महिलाओं द्वारा लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 68%। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 साल हो गए हैं 2025 में। जब से इसे लॉन्च किया गया है तब से 32.61 लाख करोड़ रुपए तक के लोन डिस्पर्स किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं 52 करोड़ लोन्स के जरिए, इंक्लूडिंग 100+ मिलियन फर्स्ट टाइम बोरोवर्स। 100+ जो है लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं। 100+ मिलियन जो है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं। अच्छा 68% लोन्स ये महिलाओं को गए हैं। 50% बेनिफिट SC ST OBC एंटरप्रेन्योर्स को मिला है। MSME को जो लोन दिया गया है वो 8.5 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 27.25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। और जो बैंक क्रेडिट है वो शेयर भी 15.8% से बढ़कर 20% पहुंच गया है। तमिलनाडु, UP, कर्नाटक, ठीक है, ये सभी अग्रणी स्टेट्स हैं कि हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने वाले स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा इनमें दिया गया है। त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु ये पर कैपिटल लोन्स में आगे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में लीड कर रहा है लोन डिस्पर्सल के मामले में। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें। मुद्रा का अर्थ याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा लोन सब 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो शिशु, किशोर, तरुण, और एक नई कैटेगरी ऐड की गई है तरुण प्लस। तो शिशु कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं 50,000 रुपये तक के, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक, तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, और जो तरुण प्लस जो नई कैटेगरी लॉन्च की गई इस बार के बजट में वो है 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स यानी कि CGFMU ये गारंटी प्रोवाइड कराता है इन सभी लोन्स के लिए जो भी लोन्स एजेंसी देती हैं, जैसे बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, तो उनको गारंटी ये प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट गवर्नमेंट वाज द साइबर सिक्योरिटी ICAS 25 वर्कशॉप हेल्ड?
साइबर सुरक्षा ICAST 25 कार्यशाला किस राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश और CID डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर ICAST 25 यानी कि इंटीग्रेटेड साइबर एडवांस सिक्योरिटी टेक्निक्स 2025 को ऑर्गेनाइज किया है स्टेट पुलिस लीडर्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के तहत आते हैं शिमला में। तो ये जो NEGD रहा है, ठीक है, तो इसका एम क्या रहा? स्टेट्स को कस्टमाइज्ड प्रैक्टिकल अप्रोच प्राप्त हो सके साइबर डिफेंस मैकेनिज्म को अपना मजबूत बनाने के लिए। In which district of Jammu and Kashmir is the Himalayan high altitude atmospheric and climate center located? जम्मू और कश्मीर के किस जिले में हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उधमपुर। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने फर्स्ट एवर यानी कि भारत का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च किया है नाथाटॉप चेनानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक्यूरेट क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड कराएगा। हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस पर स्टडी भी यहाँ पर की जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत ये प्रोजेक्ट है। साथ ही डॉक्टर सिंह ने आइस क्रंच को भी हरी झंडी दिखाई है जो कि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडो स्विस के बीच में, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, जिसके तहत आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस वैश्विक संगठन के बीच एक संयुक्त पहल है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप में इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। तो एक नेशनल लेवल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और जो भी स्किल्स और वर्कफोर्स डेवलपमेंट से संबंधित है ये। द नवकार महामंत्र दिवस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? नवकार महामंत्र दिवस किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है जैनिज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवकार महामंत्र दिवस को इनोग्रेट किया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो जो नवकार महामंत्र है ये एक यूनिवर्सल चैंट या फिर आप कह सकते हैं जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना उस तरह से है जैनिज्म में, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, टॉलरेंस और कलेक्टिव वेलबींग के लिए। वेयर वॉज द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है काठमांडू नेपाल। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग काठमांडू नेपाल में। तो इसमें जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है। जो पहली बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग है म्यांमार में हुई थी 2019 में, दूसरी इंडिया में हुई थी 2022 में और ये अब तीसरी है काठमांडू नेपाल में। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एयरबस हेलीकॉप्टर्स टू मैन्युफैक्चर द मेन फ्यूलेज फॉर द H130 हेलीकॉप्टर? किस कंपनी ने H130 हेलीकॉप्टर के मुख्य फ्यूजलेज के निर्माण के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर से अनुबंध हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है, इसने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो मेन फ्यूजलेज होता है H130 हेलीकॉप्टर्स के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर विद नीति आयोग फॉर द असिस्टिव टेक्नोलॉजी वर्कशॉप? किस राज्य सरकार ने सहायक प्रौद्योगिकी कार्यशाला के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसका थीम रहा डेवलपिंग इकोसिस्टम फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कहाँ पर? यशादा, पुणे, महाराष्ट्र में। तो 3 सेशंस हुए इनमें, चैलेंजेस, गैप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनिशिएटिव्स एंड रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इन सब पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन सिटी बैंक बाय आरबीआई? आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3,20,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3,20,000 रुपये का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक पर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई के प्रोविजंस हैं फॉर नॉट अंडरटेकिंग ड्यू डिलीजेंस बाय प्रोसेसिंग द इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी अमाउंट ओपन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट, इनका अनुपालन सही से नहीं किया है। आरबीआई ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड अकलूज, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है।
महाराष्ट्र में है ये। फ्रॉम विच स्टेट हैज़ द अमलसाद चीकू रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अमलसाद चीकू को किस राज्य से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुजरात। अमलसाद चीकू, इसका नाम कहाँ से पड़ा है? गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट से। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और डीप रूटेड कनेक्शन जो इसका रीजन से है उसको देखते हुए। ये तीसरा फ्रूट है गुजरात से जिसे जीआई टैग दिया है। इसके अलावा गिर केसर मैंगो और कुछ ही खारे डेट्स, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात, अगर हम भारत से चीकू एक्सपोर्ट की बात करें तो 98% एक्सपोर्ट तो गुजरात से ही होता है चीकू का, और उसमें भी जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीकू का। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो कि भारत की एक फ्लैगशिप समिट है जियो टेक्नोलॉजी पर, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कार्नेजी इंडिया द्वारा होस्ट किया जाता है। इसका 9th एडिशन 10 से 12 अप्रैल के बीच में नई दिल्ली में हुआ है, और इस समिट का थीम रहा संभावना, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पॉसिबिलिटीज़। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजिटल गवर्नेंस में, क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप में, उन सब पर डिस्कशन किया गया। अच्छा, भारत ने हाल ही में 8th AITIGA जॉइंट कमेटी समिट को भी होस्ट किया है, जिसके तहत आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA जिसे बोलते हैं, इसको रिव्यू किया गया नई दिल्ली में। आपको बता दें ये जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है ये 1 जनवरी 2010 को अस्तित्व में आया था। बाई एनुअल नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का फर्स्ट एडिशन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। तो तीनों ही कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, एक साथ क्लब कर दी मैंने यहाँ पर। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प वॉज हेल्ड इन 2025। 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4th। पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं पर ये अब कल्मिनेट हुई है तो इसलिए फिर से देखेंगे। तो 4th एडिशन ऑफ बायलेटरल, यानी कि दो पक्षों के बीच में ट्राई सर्विस है, तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस एक्सरसाइज है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कल्मिनेट हुई है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। जो हार्बर फेस है वो 1 से 7 अप्रैल के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प सबसे पहले 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो तीनों ही फोर्सेस हैं उनके बीच में सिनर्जी बनाने के लिए है, तालमेल बनाने के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गई लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गौरव। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जिसका नाम गौरव है, इसका सफल परीक्षण किया है Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट से। जो ये गौरव है ये एक 1000 kg क्लास ग्लाइड बम है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप भारत में ही किया गया है। रिसर्च सेंटर इमारत, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर द्वारा। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 एज अनाउंस्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इस बार का जो थीम है वो अनाउंस किया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2015 में इसे मनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड डे है ये। व्हेन इज द वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व्ड। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 14। वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि चगास डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस रेस की जा सके। 2025 में इस डे का थीम रहा प्रिवेंट, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल इन चगास डिजीज़। चगास डिजीज़ को हम अमेरिकन ट्राइपैनोसोमाइसिस भी बोलते हैं। एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होती है। नाम इसका ट्राइपैनोसोमा क्रूजी या फिर टी क्रूजी। खास करके लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पाई जाती है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। वर्ल्ड चगास डिजीज डे को पहली बार 2020 में मनाया गया था। किसके नाम पर है? कार्लोस जस्टिनियागो चगास के नाम पर, जो कि ब्राज़ीलियन डॉक्टर है जिन्होंने इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था 1909 में। ठीक है, कार्लोस डॉक्टर है।
वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT बी लोकेटेड? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसके तहत एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर से संबंधित होगा। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का नाम होने वाला है मुंबई में, और ये कहाँ पर होगा? दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव में। इसको नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी की तरह इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इक्विटी इसमें 48% रहेगी, जिसमें 34% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 14% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, बाकी 52% जो लीडिंग इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे फिक्की हो गया, CII हो गया, उनका रहेगा। वेयर डज इंडिया रैंक इन ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4th। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। 2023 में जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है ये 94 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो $2 ट्रिलियन की रही है 2023 में, ठीक है। और एक्सपोर्ट का शेयर कितना रहा? $700 बिलियन का। भारत 4th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑटोमोबाइल का, चाइना, USA और जापान के बाद। लगभग हमने एनुअल प्रोडक्शन हमने 6 मिलियन व्हीकल्स का किया है। हालांकि ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट ट्रेड में अगर हम बात करें तो भारत का केवल 3% ही शेयर है, यानी कि $20 बिलियन का। कुमुदनी लाखिया पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कुमुदनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है कथक। जानी मानी कथक मास्ट्रो एंड कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया, इनका निधन हो गया 95 की एज में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें इसी साल रिपब्लिक डे पर जनवरी में। पद्मश्री ने 1980 में मिला था, पद्म भूषण ने 2010 में मिला था। और ऑब्चुरीज देखेंगे, पद्मश्री राम सहाय पांडे जो कि राय फोक डांस के लिए जाने जाते हैं, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला था राय डांस के प्रिजर्वेशन के लिए। वेटरन ग्रीन वॉरियर एंड पद्मश्री अवार्डी दरिपल्ली रमैया, इनका भी निधन हो गया है 85 की एज में। 1GB भी बोलते थे इनको। डॉक्टर सेकालोंग सेंका यादें जो कि जाने माने नागा साइंटिस्ट रहे, एकेडमिटिशियन रहे हैं, और इनका भी निधन हो गया है टेक्सास में। दादी रतन मोहिनी स्पिरिचुअल लीडर थी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी ब्रह्मा कुमारी की, इनका निधन हो गया। जाने मानी क्लासिकल म्यूजिशियन, वोकलिस्ट एंड कंपोजर गैरीमल्ला बालकृष्ण प्रसाद, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। फॉर्मर अमेरिकन हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का भी निधन हो गया 76 की एज में। साथ ही जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन इंडियन टीम के हरिदत्त कापरी, इनका निधन हो गया 83 की एज में। What is the theme of National Safe Motherhood Day for the year 2025? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। भारत नेशनल सेफ मदरहुड डे को ऑब्जर्व किया है, हर साल ऑब्जर्व करता है 11 अप्रैल को। थीम रहा हेल्दी बिगिनिंग्स होल फ्यूचर्स। नेशनल सेफ मदरहुड डे की स्थापना 2003 में की गई थी व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा, और इस दिन कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था। हु इनॉग्रेटेड द डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है राम मोहन नायडू। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन राम मोहन नायडू, इन्होंने डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लेबोरेटरी को इनोग्रेट किया है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में, जो कि नई दिल्ली में है, और इसको ब्लैक बॉक्स लैब के नाम से जाना जाता है, और 9 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इसको बनाया गया है। तो जो डैमेज्ड ब्लैक बॉक्सेस होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाएगी लैब, और उनसे डेटा निकालने के लिए ब्लैक बॉक्स का यूज़ होता है ना। एक्सीडेंट हो जाता है उसके पास ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है सबसे पहले, उससे पता चल जाता है कि एक्सीडेंट का कारण क्या रहा था। Which company secured a multi-year contract from the Central Bank of India for a payment technology solution? किस कंपनी ने भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बहुवर्षीय अनुबंध हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन है NPST। NPST एक बैंकिंग एंड पेमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से
अपने क्विनेक्स प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने के लिए। द रोल आउट विल सिग्निफिकेंटली इनहेंस NPST's पेमेंट स्टैक फॉर बैंक्स, बूस्टिंग पेमेंट एक्सेप्टेंस डेंसिटी इन सेमी अर्बन एंड रूरल रीजन्स। What does P2M stand for in the context of UPI transactions? UPI लेन देन के संदर्भ में P2M का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पर्सन टू मर्चेंट। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI को परमिट कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं UPI की पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए, P2M पेमेंट्स के लिए, उनको बढ़ा सकता है। ठीक है, यूज़र नीड्स के अकॉर्डिंग। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है भारत में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। पैसा आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बैंक अकाउंट के जरिए। एट % अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है UPI के लिए, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट हो, ये 1 लाख रुपए तक की इसमें सीमा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं P2M पेमेंट के लिए, जिसमें हाई लिमिट्स भी है, जैसे 2 लाख 5 लाख भी है। P2P ट्रांजैक्शन UPI ये 1 लाख पर ही रहेगी, कंटिन्यू 1 लाख पर कैप्ट रहेगी, लेकिन P2M बढ़ा सकता है NPCI, ऐसा RBI ने अलाउ किया है। हु इज़ हेडिंग द न्यूली फॉर्म्ड CB हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स? हितों के टकराव के नियमों की समीक्षा के लिए नवगठित CB उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, प्रत्यूष सिन्हा। सेबी ने एक 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म की है, जिसकी अध्यक्षता प्रत्यूष सिन्हा कर रहे हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। तो ये कमेटी 2008 का जो कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क है, जिसके जरिए कोई भी कैपिटल मार्केट जो सेबी का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स हैं उनमें कोई गैप है, कोई लैप है, ठीक है, उसको रिव्यू करेंगे, जिसका फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं। Further, the committee will recommend a framework to prevent any conflict of interest, including a rescue policy, restriction of investment, making disclosure public. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। देखो, एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर दवाई का पर्चा लिखा और उसने दवाइयाँ में लिखी जो किसी स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, ठीक है, मतलब उसका जानने वाला मेडिकल स्टोर है, तो एक तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, उसका फ़ायदा हुआ उसमें। कोई मिनिस्टर है, किसी मिनिस्टर ने किसी काम का ठेका ऐसी किसी कंपनी को दे दिया जो उसके रिलेटिव की है, उसके रिलेटिव के ओनर की, मतलब उसका रिलेटिव ओनर है उस कंपनी का, उसे उसने ठेका दे दिया, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे आपको बात समझ, यानी कि आप किसी न किसी तरह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या फिर आप अपना फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, तो इस तरह को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई तरह के एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं, जैसे दुकानदार है, आपको कह दे कि कोई स्टेशनरी वाला है, वो कह दे ये बुक्स आपको केवल यहीं पर मिलेंगी, ठीक है, उसने अवेलेबल ही उस जगह करा रखी है, ठीक है, क्यों करा रखी है? क्योंकि वो उसके किसी रिलेटिव की दुकान है, तो उसको बोले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Which company's subsidiary, Resilient Payments Private Limited, has received final authorization to operate as an online payment aggregator from RBI? किस कंपनी की सहायक कंपनी Resilient Payments Private Limited को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत पे। भारत पे की सब्सिडरी है Resilient Payments Private Limited, इसे ऑथोराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। तो अब इस तरह से भारत पे ओनली फिनटेक कंपनी है भारत में, जिसे NBFC का लाइसेंस भी प्राप्त है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसके स्टेक भी हैं और पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इससे प्राप्त हो गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैप्टन राजेश उन्नी। कैप्टन राजेश उन्नी जो कि फाउंडर हैं सिनर्जी मैरीन ग्रुप के, इन्हें नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है मैरीटाइम सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26? वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एशियाई विकास बैंक का पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.7%। इंडिया की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है वो 6.7% रहेगी करंट फिस्कल ईयर में, फिस्कल फाइनेंशियल 26 में, और ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है। और फाइनेंशियल ईयर 27 में यानी कि 26-27 में ये 6.8% रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप सभी जानते हैं, 6.5% कर दी है GDP फोरकास्ट, पहले 6.7% थी।
साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।